भैया कहाँ तक बोला? बिल्डिंग तो बननी है अभी, पीछे रह गए भाई। होते हैं। अरे तो केल्विन साइकिल में ऐसा कहता हूं कि सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के अंदर केल्विन साइकिल होगा, और सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में अगर केल्विन साइकिल होगा तो यही वो तरीका है जिससे शुगर का सिंथेसिस होता है। इसके अलावा कोई तरीका है भी नहीं। तो ये कहते हैं कि C3 साइकिल इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स बट ऑल प्लांट्स आर नॉट C3 प्लांट्स। बचे हुए को शायद C4 के नाम से हम लोग पिछली क्लास में लिख चुके थे। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं वो वाला पाथ जो मेल्विन केल्विन ने बताया, जिसके लिए उसे 1961 में नोबेल प्राइज मिला। जहां जहां रेडियो एक्टिव कार्बन यानी C14 जिन जिन कंपाउंड में गया वो सारे कंपाउंड केल्विन साइकिल का पार्ट होंगे। नंबर दूसरा, उसका सीक्वेंस क्या होगा, मुद्दा ये है, समझे कि कंपाउंड मिल जाते हैं लेकिन वो कोई लाइन लगा के थोड़ा ना करें कि पहले मैं जाऊंगा फिर तू जाना ना। वो तो कंपाउंड है जिसकी डिस्कवरी पहले होती जाए, वो मालूम पड़ता जाए, लेकिन उनका सीक्वेंस क्या रहा होगा ये भी बताना जरूरी था। तो जब सीक्वेंस पता लग जाता है तो वो एक साइक्लिक फॉर्म में बनता है। 3 स्टेप हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। ये किताब में बना हुआ, ठीक है, और ये रहा हमारा बनाने वाला। चलो मैंने मेजर कंपाउंड लिख दिए एनसीईआरटी से, एक ज्यादा या कहो 2 ज्यादा एक्चुअली। यहां पर है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड,
मतलब एनवायरमेंट से, ठीक है, एनवायरमेंट से आने वाली CO2। कितने कार्बन होते हैं भैया इसमें? CO2 में कितने कार्बन होते हैं? एक, तो लिख देना CO2 1C, एटमॉस्फेयर से आ रही है, ठीक है। और यहां सेल के अंदर ऑलरेडी, या कहिए क्लोरोप्लास्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट वो शुगर जो CO2 को एक्सेप्ट करेगी, उसका नाम है RUBP। कितने कार्बन होते हैं? 5। ये एक शुगर है, ओके, इसमें 5 कार्बन है। 5 + 1 कितने कार्बन हो गए? 6। तो यहां पर ना 3 कार्बन का एक कंपाउंड बना, तो उसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे बेटा? 2 बनेंगे। बनेगा यहां पे 3PgA। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 टाइम्स। क्या लिखूंगा इसको? 2x। इसको लिख देना 2x। क्योंकि ये क्या है? 1x, इसलिए वो क्या हो गया? 2x। 3PGA को बदल दिया जाता है 1,3-डाई-PGA में। कार्बन का कोई चेंज नहीं, मैं लिखूंगा भी नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। ये भी कितने रहेंगे? 2x। फॉस्फेट एक और एक लगाने के लिए यहां पर फॉस्फेट देना भी तो पड़ेगा। दिया किसने? ATP ने। कितने x देंगे? 2x। और यहां क्या बन जाएगा फिर? 1,3-डाई-PGA। फाइन। यहां 1,3-डाई-PGA को रेड्यूस कर दिया है, ये एसिड है, और रेड्यूस करके बना दिए शुगर। शुगर का नाम होता है 1,3-डाई-PGAL। इसका नाम है 1,3-डाई-PGAL। तीन कार्बन एटम ही है। कितने होंगे? ये भी कितने रहेंगे? 2x। इसको रेड्यूस करने के लिए जो लगा वो क्या था? 2 टाइम्स NADPH2। ध्यान दें, NADH2 फॉल्स, NADPH2। एसिड से क्या बन गया? अल्डिहाइड। रिडक्शन हो गया है। यहां से इधर की तरफ मेरे पास सेम नंबर 2x, लेकिन क्या इस बार PGAL। लो, एक फॉस्फेट घट गया। घट गया मतलब बाहर। कहां? H3PO4। बैलेंस कर सकते हो, ठीक है, यहां बैलेंस हो जाएगा। ये PGL है। कितने? कम से कम 2 PGL चाहिए होंगे ताकि मैं क्या बना पाऊं? एक हेक्सोस। कम से कम कितने PGL चाहिए मुझे? 2, ताकि मैं क्या बना पाऊं? एक हेक्सोस बना पाऊं। 1 मिनट, 1 मिनट। हेक्सोस में कितने कार्बन होते हैं? 6। डाउट। यहां PGL से ही RUBP वापस रीजनरेट करता है, यानी RUBP के जितने कार्बन लिए उतने वापस लौटाऊंगा। इसका मतलब है कि एक CO2 से एक हेक्सोस नहीं बन सकती। हेक्सोस में हर कार्बन एटम किसका है? CO2 का। तो एक हेक्सोस के लिए कितनी CO2 चाहिए? 6। 1 टन में 1 CO2, तो 6 टन में कितनी CO2? 6। या कहिए 6 CO2 के लिए कितने टन? 6। एक हेक्सोस के लिए कितने टन? 6। ताकि ये 6 टन हो, एक के बाद एक 6 हो पाए, उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? RUBP। इसका मतलब है यहां थोड़ा सा ना करेक्शन करिए। बोले 1x नहीं लिखूंगा मैं, इसको ज्यादा सही तरीके से लिखूंगा। ज्यादा सही तरीका मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1x लिखने के बजाय 1x लिखने के बजाय वो बोलते हैं इसको क्या लिख दो? 6। तो ये क्या हो जाएगा? 12। ये भी क्या हो जाएगा? 12। ये भी क्या होगा? 12। ये भी 12। 12। ये भी 12। तो यहां 2 चले जाएंगे हेक्सोस बनाने के लिए। कितने बच जाएंगे? बोलो ना, 10 बच जाएंगे। अरे 12 में से 2 चले गए क्या बनाने के लिए? हेक्सोस। क्या लिखोगे? 2 आउट ऑफ 12, या लिखिए 1 आउट ऑफ 6। तो यहां कितने बच गए? 5 आउट ऑफ 6, यानी कितने मॉलिक्यूल? 10। ये 3 कार्बन एटम का है ना। ले बैलेंस देख लेना, ध्यान से देखना। कितने कार्बन? 30। राइट? कितने कार्बन?
30, ले भैया 30, 6 RUBP, 6 CO2, 12 PGA, राइट, सब डबल। याद रखें, यहां बीच में होने वाले इवेंट के बारे में जानें, यहां बीच में जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में समझिए, ताकि मैं स्टेप को भी लिख पाऊं और बाकी चीजें भी हो जाए। several isomerization, rearrangement reactions, फॉर्मिंग 4 कार्बन की शुगर टेट्रोस, 5 कार्बन की शुगर पेंटोस, 7 कार्बन की शुगर हेप्टोस, 6 कार्बन की नहीं, वो इधर ही थी, 5 कार्बन की आरयूबीपी, बीच में बनेगी राइबोस। टेट्रोस के अलग अलग एग्जाम्पल होंगे, जैसे जाइलोस, एरिथ्रोज, ये सब बनती हैं, हम नहीं पढ़ते। लेकिन यहां एक पीजीएल, एक फॉस्फेट, यहां पे आरयूबीपी में 2 फॉस्फेट है, तो 2 फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यहां पर क्या लग जाएंगे, 6 एटीपी लग जाएंगे, दिए 6 एटीपी दिए। यानी टोटल अगर कोई मेरे से पूछता कि एक हेक्सोस बनाने के लिए कुल कितने एटीपी का खर्चा करना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा यहां से 12 और यहां से 6, 18 एटीपी का एक्सपेंडिचर है। स्टेप्स के नाम, दिस इज द फर्स्ट वन, ये पहला स्टेप है जिसको हम लोग लिखते हैं कार्बोक्सिलेशन, ये पहला स्टेप होगा जिसको हम लोग कार्बोक्सिलेशन लिखेंगे। दूसरा आएगा यहां जिसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं, तीसरा आएगा इधर जिसको कहेंगे रीजनरेशन। रिडक्शन पर ध्यान दोगे तो वो ऐसे रिएक्शन को शो कर रहा है जो लगता है कि जैसे जो ऐसे लगता है जैसे ग्लाइकोलिसिस का रिवर्स हो। ग्लाइकोलिसिस में पीजीएल से इधर की तरफ जा रहे थे, पीजी और फिर बना था पीपी और फिर बना था पायरुवेट, तो उसे ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल भी कहते हैं। यहां जो एंजाइम आरयूबीपी के साथ CO2 को कंबाइन करवाता है उसका नाम है रुबिस्को, और उसका एक्टिवेटर होता है मैग्नीशियम आयन। डन।
अभी समझ करो यार। अब दिक्कत ये, गोले में तुमने पहले क्या बनाया होगा, नहीं तो मैं आधा मिटा भी सकता था। क्वेश्चन समझ रहे हैं? इसको देख के सीधे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे आएंगे। टू मेक अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी एटीपीज आर रिक्वायर्ड? टू मेक अ मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज हाउ मेनी एटीपीज एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड? इसी तरीके की बातें आनी है। मुश्किल तो नहीं पड़ेगी, होनी भी नहीं चाहिए, आई थिंक सो। ऐसे नहीं चलता। तो मैंने कहा ना, इसके बेसिस पे क्वेश्चन किस तरीके के हो सकते हैं। हाउ मेनी ATPs NADPH2 are required to form a sucrose molecule? कुछ नहीं लिखा है C3 से या किसी से भी, तो अंडरस्टूड है किसके लिए पूछ रहा है, C3 के लिए। जब कुछ नहीं लिख के दे रहा है तो जाहिर सी बात है सब कुछ C3 के लिए लिख रहा होगा। और आंसर लिखना है, सिंपल है, सुक्रोज है, ग्लूकोज से डबल होगा। ठीक है, इसको लिखने के लिए, याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड है। आपको क्या कर देना चाहिए, आपको ऐसे लिखना चाहिए CO2 यानी कार्बन के नंबर इस टू ATP इस टू NADPH2 के नंबर। अच्छा, ट्रायोस के भी नंबर कर लो, फेज है, राइट। ये फंसने का पेच है, इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान से देख, अगर मुझे 6 कार्बन की शुगर बनानी है तो उसके लिए, एक मिनट पहले, एक CO2 के लिए कितने ATP, 3, NADPH2 2, तो ट्रायोस कितने बने, 2 बने ना। यहां देख, ट्रायोस ये है, ट्रायोस ये ट्रायोस है 3 कार्बन की, ये ट्रायोस है, ये शुगर नहीं है, ये ट्रायोस है। ये क्या है, पेंटोस। ये पेंटोस और ये सभी ट्रायोस। और इधर चेंज, 6 CO2 होते तो ये 18 ATP होती, तो यहां पे 12 होता, तो यहां पर भी कितना होता, कितना, 12। फिर अगर मेरे पास सुक्रोज है तो कितने कार्बन है बेटा, 12 है ना। तो अगर 12 करूंगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा, डबल। पूछ, क्या पूछता है, राइट। इससे बन सकती हैं सारी चीजें, सीधे क्वेश्चन ही इसमें क्लियर, सीधे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। हमने कुछ एग्जाम्पल पिछली क्लास में C3 प्लांट के लिखे थे। व्हीट था, राइस था, टोमेटो था, बेल पेपर है, पोटैटो मेरी तरफ से जोड़ लो। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल, उनके अंदर यही होना है। क्लियर, आगे देखो, हम स्टेप्स को डिफाइन कर दें। 3 स्टेप्स बोले मैंने। पहले स्टेप का नाम बोल रहे हैं कार्बोक्सिलेशन। पहले स्टेप का नाम मेंशन किया मैंने, जिसको मैं कह रहा हूं कार्बोक्सिलेशन। और जिसे मैं कार्बोक्सिलेशन कहता हूं तो उसके बारे में सुन लो सारी चीजें। अगर मैं कार्बोक्सिलेशन करके इसे डिफाइन करके बताता हूं तो सुनिएगा। पहला स्टेप, फर्स्ट, सीधे लिख देते हैं, इट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप
सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है। हाँ मैं मान लिया, हाँ होगा, इस बात में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, होता होगा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कह रहे हैं तो होगा ही। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, पहला स्टेबल कंपाउंड बन गया है जिसका नाम क्या है 3PGA। कितने कार्बन एटम इसमें? 3। किसके प्रेजेंस में? रोबिस्को के प्रेजेंस में। कहां पे बनेगा तो वो भी जान लो, इन स्ट्रोमा। ये सब स्ट्रोमा में हो रहा है। ओके, ऐसा वो लोग लिख सकते हैं। ठीक है, हो गई यहां तक की बात। अगली सुनिए। मुझे कोई डायरेक्ट एटीपी या एनएडीपीएच का कंजप्शन कार्बोक्सिलेशन स्टेप में नहीं दिखता। मैं आगे बढ़ता हूं, स्टेप नंबर 2 देखता हूं और कहता हूं रिडक्शन है। स्टेप नंबर 2 के लिए लिखता हूं कि दैट इट इज रिडक्शन। ऑल्सो एज, इसी को आप ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल भी बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस का अपोजिट। वहां पे शुगर टूट रही थी, यहां पर शुगर बनेगी। एक्शन ऑफ रुबिस्को फर्दर रिक्वायर्स, रुबिस्को ने जो काम किया उसके लिए क्या चाहिए? एटीपी एंड NADPH2, दोनों को मिलाकर कहते हैं एसिमिलेटरी पावर। अरे ये तो दोनों किसके कंपाउंड है? नॉन साइक्लिक रेस्पिरेशन के। ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, सॉरी, प्रोडक्ट्स ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो तब हम लोग मेंशन करते हैं कि अगर रिडक्शन में एसिमिलेटरी पावर इस तरीके से है, प्रोडक्ट ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, तो इन डेट इवेंट, ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको मेंशन करते हैं कि यहां पर क्या हुआ। यहां पे हमने कहा है पर कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड बोलूंगा अभी मैं, रिड्यूस्ड, फिक्स्ड नहीं, पर CO2 reduced, required to ATP to NADPH2। कौन सी शुगर बनी? क्या हेक्सोस? नहीं, हेक्सोस साइकिल में नहीं बनती है, हेक्सोस साइकिल में नहीं बनती है भैया। हाँ, जब ट्रायोस उससे निकल जाता है ना तब बनती है। खैर इतना कौन पूछ रहा है, लेकिन कितनी फंडामेंटल चीज है, सामने दिख रहा है कि वो साइकिल में नहीं है, और एक्चुअली वो साइटोप्लाज्म में ट्रायोस इकट्ठे होते हैं और वहां कंडेंस होते हैं। ठीक है, तब जाके वो सुक्रोज बनाते हैं या कोई दूसरी शुगर बनाते हैं। खैर एनीवेज, यहां मैं इतना बता देता हूं कि शुगर बनी, triose molecules are formed।
तब ये बात कॉमन थी, कि पूरा का पूरा ट्रायोज रीजनरेट नहीं होता, सॉरी कंडेंस होकर शुगर या हेक्सोज बनाने नहीं जाता। फाइव बाय सिक्स ऑफ ट्रायोज regenerate into RUBP, समझ रहे हैं? 5/6 पार्ट, यानी अगर 30 ट्रायोजेस होते तो उसका 5/6 निकालो, क्या होगा? कैसे निकालोगे? 30 इंटू 5/6 कितने? हाँ जी, 5 जाते हेक्सोज बनाने, 25 आते कहां? रीजनरेशन में। क्लियर? क्लियर। अपन अकेले फोटोसिंथेसिस का कोई टेस्ट पेपर ही नहीं दे रहे जिसके अंदर ये क्वेश्चन आए। जब अकेला होता तो ये क्वेश्चन होते, बच्चे अपना दिमाग ढूंढते कि ये क्या पूछ लिया, ये कैसे निकालेंगे। One ATP more is needed पर रीजनरेशन साइकिल। समझ गए? रीजनरेशन साइकिल मतलब 6 साइकिल होंगी ना 6 RUBP के लिए, तो कितने एटीपी लग जाएंगे? 6। 1 ATP मोर। तो लोग कहते हैं कि ये ऐसा इसलिए लिखा ताकि लोगों के मन के अंदर एक नई सोच आ जाए। क्या? देख इधर क्या लिखा है, जो ATP और NADPH2 चाहिए थे वो किसने दे दिए होंगे? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ने दे दिए होंगे। तो वो जो एडिशनल ATP है शायद कौन दे रहा होगा? साइक्लिक। बकवास है, लिखने से क्या जाता है, लिखने से हो थोड़ा ना जाएगा। साइक्लिक वाला लेस इंपॉर्टेंट है और साइक्लिक वाले से ATP आएगा, ऐसा किताब में लिखा है, शायद आता होगा, किताब में लिखा है, ठीक है, कि शायद ये एक ATP यानी maybe additional ATPs are given by या come from cyclic photophosphorylation में भी लिखा है। लेकिन सत्य तो मुझे भी पता है, साइक्लिक इतना कॉमनली होता ही नहीं है। कॉमनली क्या होता है? नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक ने पहले इतनी संख्या में ATP ज्यादा बना लिए होंगे ना, क्या दिक्कत है? रखे, जब जरूरत होगी तब यूज कर लेगा, ठीक है। पहली बात, अगर नॉन साइक्लिक नहीं होगा तो रीजनरेशन होगा क्यों? ध्यान से देखिए, अगर नॉन साइक्लिक नहीं होगा तो रिडक्शन नहीं होगा, तो जब रिडक्शन ही नहीं हो रहा तो रीजनरेशन काहे के लिए? राइट? क्लियर? तो सीधी बात याद रखिए कि अगर मैं नॉन साइक्लिक को रोकता हूं तो मैं पूरी केल्विन साइकिल को ही रोक देता हूं। तुम साइक्लिक को रोको, कुछ रुकेगा? कुछ नहीं बिगड़ रहा। तो यानी इस ATP को मिला के मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं, वहां पे क्या लिखा था? रिडक्शन। यहां क्या लिखूंगा? फिक्सेशन ऑफ ईच कार्बन थ्री ATPs टू NADPH2। वर्ड देख ले, रिड्यूस्ड। वो क्या लिखा? फिक्सेशन। यहां है पर CO2 रिड्यूस्ड, और उधर लिखना है फिक्सेशन ऑफ ईच कार्बन।
तो रीजनरेशन नहीं होगा तो 6 चक्कर चलते ही नहीं ना। 6 चक्कर चलाने के लिए पहले के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद अगर ऐसे चलाना है तो रीजनरेशन होता रहना चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है ताकि केल्विन साइकिल चले। इसलिए लिखा कैसे है देख, वहां लिखा था मोस्ट क्रूशियल स्टेप, इसको भी लिखूंगा मोस्ट क्रूशियल स्टेप, लेकिन ये आधा सेंटेंस है। टू कंटिन्यू द केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए ये मोस्ट क्रूशियल है। दोनों के मीनिंग अलग है भाई, ये शुरुआत कर रहा है और ये आगे चलाते जा रहा है। डन। हम पहुंचते हैं अगले स्टेप पर, या सीधे कहिए C3 साइकिल से पहले C4 प्लांट्स पढ़ लेते हैं। क्यों? ये पता लग जाएगा कि C3 प्लांट से वो अलग कैसे हैं, तो डिफरेंस करके पढ़ेंगे। पहले मैं बता देता हूं C4 प्लांट्स की रिक्वायरमेंट क्या थी। फोटोसिंथेसिस और वाटर लॉस के बीच में एक आपस में गठजोड़ है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस को एनवायरनमेंट से CO2 चाहिए और गैस के अंदर आने का रास्ता स्टोमेटा से होकर जाता है। स्टोमेटा के खुलने के लिए प्लांट के अंदर भरपूर पानी चाहिए, तो स्टोमेटा तब खुलेगा जब पानी की अवेलेबिलिटी होगी। स्टोमेटा के खुलने पर वाटर वेपर का लॉस भी होता है। ये सही है यार, मतलब अगर स्टोमेटा दिन भर खुला है तो मतलब पानी खूब अवेलेबल है, मतलब गार्ड सेल टर्जिड है। तो अब इस कहानी का मतलब समझिए, हमने कहा कि जब फोटोसिंथेसिस करना होगा तब तब CO2 ज्यादा चाहिए और स्टोमेटा खुलेंगे, तो खुलने पर वेपर बाहर जाएंगे, CO2 अंदर आएगी, तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस मतलब ज्यादा ट्रांसपिरेशन होना,
ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वेपर्स फ्रॉम द स्टोमेटा। हर कहीं से पानी वेपर के फॉर्म में जाए तो उसे एवापोरेशन कहते हैं, स्टोमेटा से जाए तो उसे ट्रांसपिरेशन। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच में एक गठजोड़ है या कहिए कोलैबोरेशन है कि जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन। यार ये तो लॉस भी, पानी ज्यादा लगेगा। ये जब तक हम नहीं आते हैं बीच में, यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन बीच में नहीं आती, प्लांट है और उसकी सराउंडिंग है, तब तक ठीक है। जिस दिन खेती आ जाती है सारी चीजें पलट जाती हैं। क्यों? अगर प्लांट में खेती लाएंगे तो इसका मतलब ये है कि खेती से प्रोडक्टिविटी ज्यादा चाहिए। ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? पानी। लेकिन हमें भी तो पानी चाहिए, ठीक है, हमें अपने इस्तेमाल के लिए भी तो पानी चाहिए। हो गया संघर्ष। अब ऐसे में हर तरीके के प्लांट को उतना पानी मिल जाए जितने पर वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर पाए जरूरी नहीं है। ऊपर से ऊटपटांग हरकतें जो हमारी पोल्यूशन को बढ़ाने वाली, एनवायरमेंटल टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं, ठीक है। और वैसे भी अर्थ गोल है और सनलाइट जब आती है तो सारी जगह एक बराबर नहीं पड़ती। जहां सनलाइट सीधी पड़ेगी वहां पे टेम्परेचर कैसा होगा? ज्यादा। इस एरिया को अर्थ के यानी ग्लोब पर ट्रॉपिक कहा जाता है। तो ट्रॉपिक में टेम्परेचर वार्मर होता है, जबकि ट्रॉपिक से ऊपर या नीचे की तरफ हम लोग कहते हैं टेम्परेट एरिया होगा, जहां पे सीजनल वेरिएशन होगा। जब अर्थ थोड़ी सीधी हो जाए तो टेम्परेट में गर्मी, और जब वापस अपने पोजीशन पे इंक्लाइन हो जाए तो टेम्परेट में सर्दी। ऐसा होता है। क्लियर? तो तब हम कहते हैं कि टेम्परेट में तो सीजनल वेरिएशन है, ट्रॉपिक की बात कर जहां साल भर कैसा टेम्परेचर है? ज्यादा है। तब फोटोसिंथेसिस करने के लिए पानी ज्यादा लूज करना पड़ेगा और कार्बन फिक्स हो नहीं हो उसके लिए डाउट रहेगा। तो प्लांट ने अपने आप को बदलना शुरू किया। बोला हमें ज्यादा गर्मी झेलने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो पानी सॉइल में से भी उतना तेज नहीं आ पाएगा। कारण पानी जमीन में से भी तो एवापोरेट होगा, जमीन भी तो सूख रही होगी, यानी हॉट एंड एरिड। एरिड मतलब सूखी जगह, गर्म समझ ही गए, ठीक है। तो गर्म और शुष्क यानी हॉट एंड एरिड प्लेसेस में नए टाइप के प्लांट का एवोल्यूशन होना शुरू होता है। और यहां जो प्लांट आ जाते हैं उन्हें कहते हैं C4 प्लांट्स। तो C4 प्लांट्स वो होंगे जिनके लिए बड़ी अच्छी सी लाइन हम लिख सकते हैं, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ कार्बन फिक्स्ड एज दैट ऑफ C3 प्लांट। मतलब C4 और C3 ने एक बराबर कार्बन फिक्स किया। C4 प्लांट लूजेस हाफ द अमाउंट ऑफ वाटर एज कंपेयर टू C3। क्यों भाई? उसको गर्मी कम लगती है इसलिए वेपर कम बनते हैं, ठीक है। या ये कहिए वो ज्यादा टेम्परेचर टॉलरेट कर लेता है इसलिए उसको गर्मी कम लगती है। समझे? कोई आदमी पहाड़ों पर रहता हो, ठीक है, कश्मीर से आया हो, इंदौर में घूम रहा है, तो बोलेगा गर्मी लग रही है। क्यों? उसको कैसे मौसम की आदत है? ठंडे मौसम की। बस तो प्लांट को ऐसा बना दिया गया कि वो ज्यादा टेम्परेचर टॉलरेट कर ले, तो उससे वाटर लॉस कम होगा, वाटर यूज एफिशिएंसी अच्छी होगी और फोटोसिंथेसिस बढ़िया। ऐसा करते हुए C4 प्लांट में कुछ और चेंजेस भी आते हैं। जैसे एक के बाद एक लाइन लगेगी, उससे पहले ये देख, when one CO2 molecule is fixed as one molecule of triose phosphate, एक CO2 से कितना? 1। बच्चे ने क्या है ये पढ़ा ही नहीं, उसने तो देखा एक मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए कितने ATP लगते हैं? सर 3 ATP लगते हैं 2 NADPH लगते हैं। वाह, अच्छा। अरे भाई क्या लिखा है? 1 मॉलिक्यूल लिखा है। क्लियर? अगर 1 मॉलिक्यूल CO2 होता तो यहां पे कितने मॉलिक्यूल होते? 2। तो 2 मॉलिक्यूल के साथ में क्या लगता? 3 ATP, 2 NADPH2, राइट। 3 का मतलब क्या होता है यहां पे? 2 + 1। अब वो बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोकेमिकली मेड हाई एनर्जी केमिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट आर यूज्ड इन द रिडक्शन फेज। रिडक्शन फेज में कितने लगने होते हैं? 2 और 1। लेकिन 2 लगते तो कितने फॉस्फेट कितने ट्रायोस बनते? 2। कितने ट्रायोस की बात कर रहा है? 1। तो भाई 1 ATP लिखूंगा ना, 1 NADPH लिखूंगा ना, 2 थोड़ा ना लिखेंगे। लेकिन बच्चों को इतनी जल्दी वो आंसर क्या लगा देते हैं? 2 ATP और 2 NADPH, राइट। थोड़ा सा ध्यान दें क्या मिस्टेक हो सकती है क्वेश्चन में।
हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड? सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, मैंने आपसे पहले ही बोला है, CO2, ATP, NADPH2 और ट्रायोस का रेशियो है ना। क्या लिखा था हमने? 1 CO2, 3 ATP, 2 NADPH2, 2 ट्रायोस। और एक हेक्सोस के अंदर या ग्लूकोज के अंदर कितनी शुगर? 6, सॉरी कितनी कार्बन? 6। तो ATP कितने? 18, NADPH2 कितने? 12, ट्रायोस कितने? 12। हमें इनसे मतलब है। देख 18 ATP कहां दिया है? पहले में नहीं है, कट। तीसरे में नहीं है, कट। एक ये दिया, एक ये दिया। 12 NADPH2 किसमें? इसमें नहीं है, कट। इसमें है। यही आंसर कौन? डी। सिंपल। तो रहने दे, ज्यादा स्मार्ट बन रहा है। यहां कॉमन फीचर्स या फिर कैरेक्टर्स लिखे जाएंगे जिसके बारे में पढ़ना है। और यहां मेंशन करूंगा मैं कैरेक्टर्स C3 प्लांट और C4 प्लांट के। आधा काम इससे में हो जाएगा। इवन फैक्टर्स की भी कई सारी चीजें यही हो जाएंगी। चलिए एक के बाद एक। तो हम लोग ये कहते हैं कि फीचर जिस तरीके से बोल रहा है ये C3 के बारे में, तो उसके बारे में समझ लेते हैं क्या फीचर्स होंगे। एक, फर्स्ट कैरेक्टर कि C3 प्लांट के अंदर फर्स्ट, एक मिनट, हाँ ठीक है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था, दो डिफरेंस तो हम लोग कर चुके हैं। यहां फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का होता है, उसका नाम होता है 3PGA। यहां पर वो 4 कार्बन का होता है, उसका नाम होता है OAA। तो सवाल उठता है कि CO2 किसने ली? तो हम लोग लिखते हैं यहां पे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। यहां पे उसका नाम होगा
5 कार्बन की शुगर, नाम है RUBP। उधर पे 3 कार्बन का एसिड, नाम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। रुके, इन स्ट्रोमा, in presence of Rubisco, इधर इधर इन साइटोप्लाज्म, लो क्लोरोप्लास्ट का तो वही देखा पाएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ पेप्केज, सब बदल गया। साइट ऑफ केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल सब में होता है ना, तो वो कौन सी जगह होगा? तो यहां कहते हैं इट इज हैपनिंग इन मीजोफिल सेल्स इन C3 प्लांट्स। यहां पर हम लोग लिखते हैं बंडल शीट सेल। लो बदल गया, जगह ही बदल गई है भाई। बंडल शीट सेल्स कि ऐसा कि यहां पर 2 कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का रिवाज है। किसमें? C4 में 2 कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। यहां कहते हैं नॉट प्रेजेंट, और उधर प्रेजेंट। यहां पर प्रेजेंट। मेंटेन्स हाई इंटरनल CO2 बाय O2 रेशियो, मतलब यहां पर कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। 5th, क्रेन्स एनाटमी, नॉट प्रेजेंट। कॉमन इन अक्रेंस। चलो यहां फोटो बना देते हैं, कोशिश करते हैं। लीफ का सरफेस, ये मीजोफिल सेल्स थिन वॉल के हैं। यहां कहीं ये वस्कुलर बंडल है। अब वस्कुलर बंडल के आजू बाजू में ये थिक वॉल के सेल बंडल को घेर रहे हैं। घेरा बनाने को कहते हैं क्रेन्स, रेथ, राइट? रेथ बोलते, रेथ राउंडेड स्ट्रक्चर को। मीजोफिल ये है बंडल शीत। बंडल शीत क्यों बोला? क्योंकि भाई अंदर कौन है यहां पे? वस्कुलर बंडल। ये वस्कुलर बंडल है, इसलिए उसके आजू बाजू के सेल बंडल शीत। अच्छा, सारे सेल क्लोरोफिलस, ये भी क्लोरोफिलस, ये भी क्लोरोफिलस। ऊपर एपिडर्मिस है, नीचे भी होगी। इन दोनों में ही क्लोरोप्लास्ट होता है, मीजोफिल सेल में भी और बंडल शीट सेल में भी। इसका मतलब है कि C4 प्लांट में नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैसे हो गए? ज्यादा, 2 अलग अलग जगह पर। लेकिन दोनों तरीके की क्लोरोप्लास्ट जो मीजोफिल और बंडल शीट में मिलेंगे वो सेम नहीं है, वो अलग अलग तरीके के हैं। वो बाद में पढ़ेंगे ना। सिक्स्थ देखें, छठे को जब डिफाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या चीज होगी? क्रेन्स एनाटॉमी के बाद की बात कर रहा हूं। डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट,
नॉट प्रेजेंट। इस तरीके से तो C4 प्लांट में क्या अलग होता है, पूरी लिस्ट बन जाएगी। प्रेजेंट, कॉमा, more number of chloroplasts are there, more number of chloroplast। काम के कितने वो सेकंड है, उससे मतलब नहीं है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज। तो C4 तो इवॉल्व भी कहां हुआ है, इवॉल्व इन ट्रॉपिक्स। हाइयर टेम्परेचर रेंज पे काम करेगा, 30-35 डिग्री। हाइयर का मतलब यहां पे 40-45 नहीं है, ये लोअर टेम्परेचर रेंज पर फंक्शनल है। 20-25 डिग्रीज। टेम्परेचर सेंसिटिविटी, तो इनको आदत है कम टेम्परेचर पे रहने की, ज्यादा टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है, और ये कोल्ड टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होगा। इनसे ठंडी नहीं झिलती, इनसे गर्मी। CO2 सेचुरेशन, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ताकि वो एंजाइम्स मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर पाए। C3 प्लांट के लिए बियॉन्ड 450 माइक्रोलीटर पर लीटर ऑफ एयर चाहिए, और इसके लिए नियरली 360 माइक्रोलीटर पर लीटर ऑफ एयर चाहिए, और एनवायरनमेंट में अप्रोक्स 350 माइक्रोलीटर के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ओके, उसमें करीबन 350 है। मैं तो परसेंटेज लिखूंगा, मैं परसेंटेज लिखूंगा। एटमॉस्फेरिक CO2 एनसीईआरटी में लिखा है 0.03 से 0.04, 300 से 400 माइक्रोलीटर पर लीटर, ये परसेंटेज है। दिस इज परसेंटेज एटमॉस्फेयर का। यानी ये तो कभी मिल ही नहीं सकता, इनको जितनी CO2 चाहिए वो कभी भी कवर अप हो ही नहीं सकती। ये हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो जो नुकसान में है कौन, C3, क्योंकि उसको जरूरत की CO2 नहीं मिली, तो उसे मुआवजा दिया जाएगा, उसे कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। उससे हम लोग लिखते हैं कंपनसेशन पॉइंट। तो मुआवजा किसको ज्यादा लगेगा, जिसको ज्यादा CO2 लगेगी। कौन, C3 की C4, C3। कंपनसेशन पॉइंट हाइयर, यहां पे कैसा होगा, लो। तो कंपनसेशन लगेगा, तो कंपनसेशन क्या होगा, कंपनसेशन का तरीका है कि CO2 बढ़ा ही जाए, लेकिन एटमॉस्फेयर में तो है नहीं, तो कैसे तेज कर दो, रेस्पिरेशन तेज कर दो, तो ऑटोमेटिकली CO2 अचीव होने लगेगी। अच्छा, अगर ऐसा करना है तो उससे हम लोग कहेंगे, उससे हम लोग तब लिखेंगे फोटो रेस्पिरेशन। कहां है, टेम्परेचर सेंसिटिविटी पर।
रेस्पिरेशन रीचेस फोटोसिंथेसिस, जहां पे रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस को रीच करेगा, मतलब रेस्पिरेशन से CO2 निकली, फोटोसिंथेसिस से O2, दोनों एक दूसरे को फुलफिल करने की कोशिश करें। वैसे हम पढ़ते आए हैं कि दिन के समय फोटोसिंथेसिस 10 टाइम्स द रेस्पिरेशन होता है। अब फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगा, CO2 कम है तो वो कम आएगा, रेस्पिरेशन कैसा हो जाएगा उसके बराबर। तो एनवायरमेंट से कोई गैस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जगह कौन है? कंपनसेशन पॉइंट। नो एक्सचेंज विद एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से कोई एक्सचेंज नहीं। एनवायरमेंट से कोई एक्सचेंज नहीं है। तो वो जो रेस्पिरेशन CO2 को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है उसे कह रहे हैं फोटो रेस्पिरेशन। ऑलवेज प्रेजेंट, मोर और लेस, यहां लिख देते हम लोग एब्सेंट। CO2 एनरिचमेंट, जैसे एटमॉस्फेरिक CO2 को 0.05 तक इंक्रीज करेंगे। भैया CO2 कम पड़ रहा है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा ना, तो बोल रहे CO2 बढ़ाने के लिए फोटोसिंथेसिस, सॉरी, फोटोसिंथेसिस बढ़ाने के लिए एनवायरनमेंट में क्या बढ़ा दी? CO2। इसका ज्यादा फायदा कौन लेगा? C3 प्लांट बेनिफिटेड। इनको फायदा हुआ। एज ग्रीन हाउस क्रॉप, टोमेटो, बेल पेपर, इंक्रीज इन यील्ड, CO2 बढ़ाने पर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। यानी टोमेटो और बेल पेपर C3 प्लांट के एग्जाम्पल हुए। इधर लिखते नो बेनिफिट, कोई खास फायदा नहीं।
डन। तो C4 साइकिल में दो तरीके के सेल इन्वॉल्व हैं, लिखे तो दोनों के नाम, ठीक है। कैसे, इधर देख, मैं एक चीज को मिस कर रहा हूं, वैसे मैंने एक साथ इकट्ठे ना करके अलग अलग लिखे हैं। ये कौन से सेल है, बंडल शीथ, जहां पर क्या हो रहा है, केल्विन साइकिल। दूसरे टाइप के सेल कहां है, वो ये हैं, चाहूं तो इसे बढ़ा दूं, इन मीजोफिल, ये मीजोफिल में होगा, कौन, पीपी। यानी यहां पे दो टाइप के सेल होते हैं। तो चलो दो टाइप के सेल का डिफरेंस देखते हैं। मुझे यहां पे दो चीजें सीखनी है, एक दो टाइप के सेल और दूसरे दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट। पहले टाइप का सेल यहां लिखा जिसका नाम है मीजोफिल सेल। पहले टाइप के सेल को हम यहां मेंशन करते हैं जिसे हमने लिखा मीजोफिल सेल। दूसरे टाइप के सेल को उधर समझ लेंगे, नाम बंडल शीथ। बंडल शीथ नीचे साइड है, ये वाला। साइकिल को बाद में, पहले सेल के कैरेक्टर पढ़ने का है। मीजोफिल सेल में क्या होता है, ये सेल थिन वॉल्ड है, परमिएबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। यहां पर गैस एक्सचेंज होती है, अच्छी बात। अब सुनो, दिस इज साइट फॉर एसिड सिंथेसिस। यहां पे एसिड सिंथेसिस हुआ, कौन सा एसिड, अरे जो भी हो एसिड ही है। जैसे 4 कार्बन का OAA, तो यहां जो पाथ हुआ उसे कहेंगे C4 पाथवे। यहां जो पाथ चलेगा उसे कहेंगे C4 पाथवे। नेक्स्ट का एसिड बना है, पूरे को मिलाकर C4 पाथवे कहते हैं। दूसरा क्या हुआ यहां पे, यहां पर PP एज CO2 एक्सेप्टर है, ठीक। दूसरा इनके सेल के बारे में बात करें, क्लोरोप्लास्ट में आना पड़ेगा, ठीक है। ये कहां हुआ है, साइटोप्लाज्म में। क्लोरोप्लास्ट कैसे, तो बोलते हैं यार क्लोरोप्लास्ट बहुत है नंबर में, अबंडेंट है, अबंडेंट है, राइट। हैव ग्रेना, उनके पास ग्रेना भी है, यानी दे कैन रिलीज O2 बट लैक स्टार्च, लेकिन स्टार्च यहां पर नहीं है, ओके। प्राइमरी चीज अलग हो गई, ओके। नेक्स्ट उधर बंडल शीट सेल की बात करता हूं। थिक वॉल, इम्परमिएबल फॉर गैस एक्सचेंज, कोई गैस एक्सचेंज नहीं दुनिया के साथ। साइट फॉर, पहले होगा यहां पे डीकार्बोक्सिलेशन, लो, यहां पे अंदर ही डीकार्बोक्सिलेशन है भाई, बाहर से CO2 नहीं आ रही, बोला हम खुद निकालेंगे। कैसे, 4 कार्बन एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा, एक तरफ 3 कार्बन, एक तरफ एक CO2। CO2 जाएगी किसमें, केल्विन साइकिल में। साइट ऑफ शुगर सिंथेसिस, शुगर सिंथेसिस का पाथवे कौन होता है, केल्विन साइकिल। मतलब यहां पर केल्विन साइकिल है, तो यहां पर कौन है, रुबिस्को। मतलब यहां पर कौन है, RUBP। मतलब यहां पर क्या है, एक और एक कार्बोक्सिलेशन। RUBP इज एक्सेप्टर ऑफ CO2। इसे इंटरनल CO2 बोलो, एटमॉस्फेरिक CO2 नहीं है ये। इसके क्लोरोप्लास्ट साइज में तो बड़े हैं, लेकिन ग्रेना नहीं है, काम में छोटे हो गए। क्लोरोप्लास्ट फ्यू इन नंबर्स,
यहां पे नंबर कम होंगे, लार्जर बट लैक ग्रेना, लेकिन ग्रेना नहीं है। हाँ, हैव स्टार्च, वो तो डार्क रिएक्शन हो रहा है ना यहां पे। बाकी पाथ तुम्हारे सामने बनाए। ये है फिक्सेशन की जगह नंबर 1। ये है फिक्सेशन की जगह नंबर 2। ये है ट्रांसपोर्ट 1। ये है ट्रांसपोर्ट 2। ये वाला स्टेप अलग से हाईलाइटेड है। डीकार्बोक्सिलेशन, मुझे स्टेप से मतलब है बेटा, एक रीजनरेशन क्लियरली दिया हुआ है, सारे नहीं दिए इन्होंने, कोई बात नहीं, हम इतने से एडजस्ट कर लेंगे। दूसरा रीजनरेशन तो वैसे भी केल्विन साइकिल में होगा। मैं तो ये इसलिए गायब कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन हो सकते हैं ABCD लिख दिया, बोला मैच कर, नीट में नहीं आएगा। हम लिखते हैं 2 कार्बोक्सिलेशन है, ये भाई साहब लिखता है फिक्सेशन, लिखने दे। यहां पे फिक्सेशन इन C3 साइकिल। यहां पे स्टेप डीकार्बोक्सिलेशन। ट्रांसपोर्ट रीजनरेशन। मुझे क्या है, ATP का हिसाब किताब लगाना है यहां पे, इसलिए ये लिख रहा हूं, इसलिए इनको अलग से लिखा जा रहा है। बाकी तो देख, यहां बाकियों के बारे में लिखना होता तो मैं लिखता, यहां पर आता है HCO3 माइनस, CO2 नहीं है, यह है एटमॉस्फेरिक CO2, काय में कन्वर्ट हुई SCO3 माइनस, यहां क्या है PEP, यहां पर PEP होगा। यहां पे C4 एसिड बना है, कौन है वो C4 एसिड? OAA, वही आगे चल रहा है OAA। यहां C3 एसिड बना है, कौन हो सकता है वो? पायरुवेट। यहां CO2 निकली है, कहां जा रही है? केल्विन साइकिल में। केल्विन साइकिल का हिसाब किताब पता हो तो मैंने कहा था, एक CO2 एक CO2, 3 ATP, 2 NADPH2 लगते हैं, यही है ना? तब यहां हर एक के लिए रीजनरेशन में बोल रहे हैं 2 ATP लगते हैं। ले, एडिशनल ATP खर्च हो गया। टोटल कितने ATP का खर्चा है? 5। NADPH2 में कोई चेंज नहीं। पीपी की रीजनरेशन में ज्यादा ATP खर्च हो जाएंगे। तो जो भी बना है यहां पे ना, वो एक स्टेप बढ़ा के यहां पे लिख देना। अरे यार सर, आप कर लेते हो सर, हम कैसे करेंगे? CO2 H2, ATP H2 मत लिख, कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी साइकिल के ऊपर लिखा है ना, यहां भी साइकिल के ऊपर लिखो।
वहां भी साइकिल था, यहां भी साइकिल पर लिखें। यहां पे होगा 1:3 और 2। यहां पर क्या आ जाएगा 1:5:2। एग्जाम्पल के नाम तो मालूम ही है तुम्हें, 5 लिखना है बेटा, यही तो है। 1 3 2 तो याद हो गया होगा अभी तक। एग्जाम्पल के नाम तो पता ही है। C4 साइकिल किसने बताया? हैच एंड स्लैक पाथवे इन ट्रॉपिकल ग्रासेस, जैसे शुगर केन, मेज, शॉर्गम। सीधे क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? जैसे पहले कहीं प्लांट का नाम नहीं आया, सिर्फ क्या लिखा था, केल्विन साइकिल में एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने एटीपी और NADPH2 लगते हैं, यही पूछा था उन्होंने। अब पूछेंगे शॉर्गम में कितने लगते हैं, पूछेंगे क्या? ये नहीं पूछा। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन शॉर्गम कौन सा प्लांट है? C4। क्या होगा? 4 कार्बन का। पारवे कितने का होता है? 3। सक्सिनेट कितने का होता है? 4। फॉस्फोग्लिसरिक कितने का होता है? 3। खैर ये तो रेस्पिरेशन में था ना। आंसर यहां पे कौन है? बी। व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीथ सेल्स? बंडल शीथ सेल बड़े हैं अराउंड द वस्कुलर बंडल। इन्होंने क्लोरोप्लास्ट के नंबर बढ़ा दिए, इन्होंने केल्विन साइकिल किया, इन्होंने शुगर सिंथेसिस करवाई, यही ना? यही फंक्शन है। प्रोटेक्ट द वस्कुलर टिश्यू फ्रॉम हाई लाइट इंटेंसिटी, प्रोवाइड साइट फॉर फोटो रेस्पिरेशन, इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल। सही है। हमें अगर पहले से आंसर पता हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं, नेगेटिव मार्किंग कभी नहीं, कभी नहीं होती। The primary CO2 acceptor in C4 plant is phosphoenol pyruvate and is found in mesophyll cell. सही है। mesophyll cell of C4 plant lack rubisco. सही है ना? rubisco नहीं है तभी तो सब ठीक चल रहा है। Statement 1 2 both are correct. Answer is second option. Which of the following statement is incorrect? Rubisco action requires ATP and NADPH. सही है। आगे के काम के लिए यही चाहिए, तभी वो CO2 मतलब PGA टिकेगा, नहीं तो नहीं। Rubisco is a bifunctional enzyme, ये पढ़ना है, पता नहीं है। In C4 plant the site of Rubisco activity is mesophyll cell. Repeat, C4 plant में site of Rubisco activities, अरे बंडल शीथ। फॉल्स हो गया, ये आंसर है। ये अभी पढ़ना है, मैं पेप्केस और रुबिस्को को कंपेयर करके लिखूंगा, राइट? The substrate molecule of Rubisco activity is a 5 carbon compound. True है। In Hatch and Slack pathway the primary acceptor is किसका? Obviously CO2 का। कौन? ये 4 कार्बन, ये तो प्रोडक्ट होता है ना, PGA3C प्रोडक्ट काय का? C3 साइकिल का, या C3 प्लांट्स में, C3 साइकिल में। फॉस्फोइनोल पायरुवेट भी 3C है, ये एक्सेप्टर है, राइट? आंसर कौन होगा? ऑप्शन सी। फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट। बोलो, शुगर केन, मेज, शॉर्गम। अब यही बच्चा है पूछने के लिए, बाकी तो दोनों तरीके से वो पूछ चुका।
आगे आने वाले साल में यही पूछेगा, बोलो कि पीईपी किसमें CO2 एक्सेप्टर है, ऑप्शन दे देगा, उनमें से या तो शुगर केन, मेज, शोरगम आंसर हो सकते हैं, राइट। अ प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेटरी लॉस, जिसमें फोटो रेस्पिरेटरी लॉस नहीं होता, इंप्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी, वो कौन होगा? C4, आंसर बी, राइट। पेपकेस रुबिस्को का कंपैरिजन है हमारे लिए भी बाकी। क्या इसके बाद फोटो रेस्पिरेशन और फैक्टर्स है बेटा, नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली हो जाएगा। फैक्टर्स का आधा काम हो गया, टेम्परेचर बता दिया, यहां पे CO2 बता दी, तो लाइट इंटेंसिटी रहती है, वाटर रहता है, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर रहता है, अगली क्लास में चैप्टर हो जाएगा। ओहो, वो तो हेडिंग ही नहीं पड़ गई।